अस्सलाम वालेकुम। हमारे मोहल्ले के पास एक सुनसान इलाका था जहाँ पुरानी टूटी फूटी हवेलियाँ मौजूद थी। उस जगह के बारे में मशहूर था कि जब भी कोई 15-16 साल की लड़की उस तरफ जाती तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मैं 16 साल की ही थी। एक दिन दोपहर के वक्त मैंने बाजार जाने के लिए जल्दी में वही रास्ता इख्तियार कर लिया क्योंकि मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं था। लेकिन एक हवेली के दरमियान से गुजरते ही मेरी टांगे कांपने लगी। वहाँ तो गर्मी अपने अरूज पर थी। मेरा पूरा वजूद पसीने से भीग रहा था। मेरे बाल तक कमर से चिपक गए थे। ऐसे में अम्मी ने मुझे अचानक ही बाजार जाने का कह दिया। दरअसल अचानक ही हमारे घर मेहमान आ गए थे और अम्मी को फौरन से सौदा मंगवाना पड़ा। मैं इसी हालत में बाजार जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हम 4 बहनें थी और घर में कोई भाई ना होने की वजह से सारे काम मैं ही किया करती थी क्योंकि मैं बड़ी बहन थी। जैसे ही मेहमान आए तो अम्मी ने कहा कि जल्दी से बाजार से सौदा सल्फ ले आओ। उस दिन गर्मी बहुत थी और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पैदल इतना लंबा सफर तय करके बाजार जाती। इसलिए मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करूं और जल्द से जल्द सौदा लेकर वापस घर पहुंच जाऊं। हमारे घर से बाजार तक जाने के लिए जो शॉर्टकट इस्तेमाल होता था उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का था, जबकि अगर मैं लंबे रास्ते से जाती तो मुझे 15 मिनट जाने में लगते। यही सोचकर मैंने दिल ही दिल में दुआ पढ़ी और शॉर्टकट इख्तियार कर लिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। जैसे ही मैंने आधा रास्ता पार किया, अचानक ही मेरे सामने ऐसा मंजर आया जिससे मेरे होश उड़ गए। मेरी सारी बहादुरी पल भर में हवा हो गई थी और अब मेरी टांगे कांप रही थी। मैं शुरू ही से बहुत निडर थी। मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। हमारा घर बहुत बड़ा था, लेकिन मैं बहुत आराम से आधी आधी रात को भी अकेले पूरे घर में घूम लिया करती थी, जबकि मेरी बहनें तो आधी रात को शहर में निकलने से भी डरती थी और छत पर जाने का तो तसव्वुर भी नहीं करती थी। इसके बावजूद भी मैं अकेली आधी रात को भी छत पर पहुंच जाती और ठंडी हवा के मजे लेती। मैं मोहल्ले में भी अकेले ही घूम लिया करती थी। मेरी अम्मी हर बार मुझे यही समझाती कि बहादुर बनने के चक्कर में कभी अपना नुकसान न कर बैठना। इस तरह आधी रात को छत पर जाना कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मैं अम्मी से हमेशा यही कहती कि कुछ नहीं होता। अम्मी ने मुझे बहुत दफा समझाया कि हद से ज्यादा बहादुरी भी इंसान को परेशानियों में मुब्तला कर सकती है, इसलिए एहतियात का दामन थाम कर रखना चाहिए। लेकिन मुझे अम्मी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आधी रात को नहाकर छत पर जाना मुझे सुकून बख्शता था। जब गीले गीले बालों में ठंडी हवा लगती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस होता था कि जब भी मैं छत पर आती हूँ तो कोई मुझे देख रहा होता है। मैंने बहुत दफा इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई नजर न आया और मुझे यकीन हो चला कि अम्मी की बातों ने मेरे दिमाग में वहम डाल दिया है। मुझे तैयार होने का भी बहुत शौक था, लेकिन अम्मी ज्यादा मेकअप नहीं करने देती थी। वो यही कहती कि सादगी में रहा करो। इसीलिए जब मैं आधी रात को नहा कर निकलती तो खूब सारी अम्मी की चूड़ियाँ पहन लेती और फिर अपने होंठों पर सुर्खी लगाकर छत पर चली जाती। यूं तैयार होकर खुले बालों से छत पर ठंडी हवा के मजे लेने में मुझे अजीब सा सुकून महसूस होता। कभी कभार मैं अम्मी के चमकते हुए कपड़े भी पहन लिया करती और अम्मी की झुमके भी कानों में डाल लेती। जब कभी मेरी छोटी बहनें मुझे इस तरह तैयार होकर छत पर जाता देखती तो यही कहती कि कोई जिन तुम पर आशिक हो गया तो पता चलेगा। मैं उनकी बात सुनकर जोर जोर से हंसती, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वाकई कोई मेरा आशिक हो गया था और मुझे अपने इन तमाम तर तैयारियों की एक दिन कीमत भी चुकाना थी। मुझे क्या पता था कि मेरा ये वक्ती सुकून ही मेरी जान का वबाल बन जाएगा। मैं 16 साल की थी, लेकिन मेरे हुस्न के चर्चे सारे खानदान में मशहूर थे। मोहल्ले में भी लोग मुझे मेरी खूबसूरती से पहचानते थे। मेरी उजली रंगत और बड़ी बड़ी आंखें सबको अपना दीवाना बना देती थी। इतनी कम उम्र में ही मेरे लिए बहुत ज्यादा रिश्ते आने लगे थे। हमारे मोहल्ले के एक लड़के का रिश्ता तो कई दफा मेरे लिए आया, लेकिन अम्मी ने हर बार ये कहकर मना कर दिया कि अभी मैं बहुत कम उम्र हूँ, जबकि वो लड़का उम्र में मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा था। उस लड़के की माँ हर दूसरे दिन ही हमारे घर तशरीफ ले आती और इस बात पर जोर डालने लगती कि किसी तरह अम्मी मेरे रिश्ते के लिए हामी भर ले।
आज भी मेरे रिश्ते के सिलसिले में ही कुछ मेहमान आए थे, लेकिन वो हमारे खानदान से ही थे, इसीलिए अम्मी ने खाने का एहतमाम करना मुनासिब समझा। घर में कोई मर्द ना होने की वजह से अम्मी ने मुझे ही कहा कि मैं जाकर जल्दी से सौदा ले आऊं। मेहमान तो वैसे भी ड्राइंग रूम की जीनत बने हुए थे और जब भी कोई इस तरह मेरे लिए रिश्ता लेकर आता तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती। मेरे लिए ये बात काबिल फख्र होती कि हर कोई मुझे अपने घर की इज्जत बनाना चाहता था। मैंने अपनी चादर उठाकर अपनी गिर्द लपेट ली और जल्दी से अपने होंठों को सुर्खी से रंग लिया। इसके बगैर तो मेरे लिए घर से निकलना मुमकिन ही नहीं था। अम्मी ने मेरे सुर्खी से रंगे हुए होंठ देखकर मुझ पर एक कड़ी निगाह डाली, लेकिन मेहमानों की वजह से वो खामोश हो गयी। अम्मी से सौदे की पर्ची और पैसे लेकर मैं बाजार की तरफ रवाना हो गई। जून की दोपहर थी, गर्मी अपने जोरों पर थी। मेरे पूरे कपड़े पसीने से भीग रहे थे। मैंने अपनी चादर को भी एक तरफ कर दिया क्योंकि अब मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बाजार तक जाने का रास्ता पूरे 15 मिनट का था और मैं तो घर से निकलते ही इस कदर पसीने में शराबूर हो चुकी थी कि मेरे पूरे कपड़े मेरे जिस्म से चिपक चुके थे। मेरे बालों की लटें भी मेरे चेहरे पर चिपकी हुई थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करूं और 5 मिनट में ही बाजार में पहुंच जाऊं। लेकिन ये रास्ता बहुत ज्यादा सुनसान रहा करता था क्योंकि इस इलाके के बारे में बहुत अजीबोगरीब बातें मशहूर थी। कहा जाता था कि कोई भी कम उम्र लड़की जब उस रास्ते से गुजरती है तो वो कभी दोबारा वापस नहीं आती और जिन उसे अपनी कैद में कर लेते हैं। दरअसल इस रास्ते में एक ऐसा पुराना इलाका था जिसमें बहुत सारी टूटी फूटी पुरानी हवेलियां थी और इन हवेलियों के दरमियान से इस तरह का रास्ता निकलता था कि जिसको इस्तेमाल करने से बाजार सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। मुझे तो ये सब बातें बेकार और फजूल ही लगती थी। भला आज के दौर में भी जिन्नात का कोई वजूद होता है क्या? और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब सुनी सुनाई बातें थी। आज तक मैंने तो किसी ऐसी लड़की का नाम नहीं सुना था जो यहाँ आकर गायब हो गई हो। मैं बचपन से ही इसी मोहल्ले में रहती आई थी और लोग डर के मारे इस इलाके का रुख ही नहीं करते थे। तो भला लड़कियाँ कैसे गायब होती? मुझसे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने अल्लाह का नाम लेकर उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। उस रास्ते में बहुत सारी हवेलियाँ ऐसी थी जिनकी दीवारें टूटी पड़ी थी और इन्हीं दीवारों के दरमियान से गुजरकर बाजार तक जाना था। अभी मैंने आधा ही रास्ता इख्तियार किया था कि एक हवेली के दरमियान से गुजरते हुए मेरी जान निकल गई क्योंकि वहाँ तो एक साया सा नजर आ रहा था और कुछ ही देर में वो साया मेरी तरफ बढ़ता हुआ महसूस हुआ। मैं अपनी जगह पर ही ठहर गई और फिर अचानक ही मेरे सामने जो आया उसे देखकर मैं चकरा गई। मुझे बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी कि मुझे ये सब देखने को मिलेगा। मैं तो अपनी ही धुन में चलती हुई यहाँ तक आ गई थी। सामने खड़े वजूद ने मुझे बुरी तरह पकड़कर अपने करीब किया था। मेरी गर्मी से पहले ही बुरी हालत थी और अब तो मेरा दम घुटने लगा था। मैंने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन इस लंबे चौड़े वजूद के आगे मैं एक 16 साल नाजुक सी लड़की थी जिसका कोई जोर चलने वाला नहीं था। मैं किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी, लेकिन उस लंबे चौड़े वजूद को मेरी हालत पर बिल्कुल रहम नहीं आया था। वो मुझे अपने साथ घसीटता हुआ हवेली के ही एक कोने में ले गया और उसने मुझे वहाँ ले जाकर पटक दिया। मैं ज़ारों की तार रो रही थी, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझ पर रहम खाओ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मेरी क्या गलती है जो तुम मुझे यहाँ पकड़ कर ले आए हो? मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं उसके पाँव पकड़कर सिसकने लगी थी क्योंकि मैं जान गई थी कि मैं कितना भी जोर लगा लूं लेकिन यहाँ से अपने बलबूते पर नहीं भाग सकती। मेरे सामने खड़ा वो लंबा चौड़ा वजूद मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक ही वो मुझसे कहने लगा कि जितना ज्यादा तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओगी मुझे उतना ही ज्यादा तुम्हें देखने में मजा आएगा। वो जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा था मैं खुद में सिमटती जा रही थी। उसने अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे पर आती लटों को पीछे किया तो मैंने उसके हाथ को धक्का मारा। वो जोर से हंसने लगा। इस वीराने में उसकी हंसी इस कदर गूंज रही थी कि मैं मजीद खौफजदा हो गई। वो मेरे कान के करीब होके सरगोशी करने लगा। कितने अरसे से मैं तुम्हें हर रात छत पर टहलता देखता हूँ। हवा से बेकाबू होते तो तुम्हारे बाल मेरे दिल पर क़यामत ढाते हैं। जब तुम बन सवर कर चूड़ियां खनखनाती हो, छत पर फिरती हो तो मेरा दिल चाहता है कि बस तुम्हें देखता ही रहूं।
तुमने तो अपनी अदाओं से मुझे घायल कर रखा है, और अब जब मैं पूरी तरह तुम्हारा दीवाना बन गया हूँ तो मैं तुम्हें अपनी दस्तरस से बाहर नहीं जाने दे सकता। न जाने कितनी दफा मैंने अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजा है, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने हमेशा रिश्ता के लिए इनकार कर दिया। वो कहती है कि तुम अभी छोटी हो, लेकिन मैं तो तुम्हें जब भी देखता हूँ तो तुम मुझे एक हसीनो जमील और मुकम्मल औरत नजर आती हो। जिस तरह तुम सज संवर की चूड़ियां खनखनाती हो, चेहरे को सुर्खी से सजाए छत पर आती हो, तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो। मैं उसकी बातें सुनकर दंग रह गई थी। तो हर रोज रात को मुझे खुद पर जो निगाहें महसूस होती थी वो उसी शख्स की थी जो मुझे ना जाने कितने दिनों से मुस्तकिल देख रहा था। मैं तो ये सोचकर छत पर आराम से घूमती थी कि ये मेरे अपने घर की छत है, लेकिन मैं कैसे भूल गई थी कि दूसरे लोग भी मुझे बहुत आसानी देख सकते थे। वो हमारे मोहल्ले का ही लड़का असद था, जिसकी अम्मा बहुत दफा मेरे लिए रिश्ता ला चुकी थी। दरअसल असद ही ने उन पर दबाव डाला था कि वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आए, और असद की वजह से ही वो बार बार हमारे घर के चक्कर काट रही थी। असद बहुत आराम से कह रहा था कि तुम जो बन ठन के सारे मोहल्ले में घूमती हो, तुम्हें क्या लगता है कि क्या कोई तुम्हें देखता नहीं है? जब तुम इस तरह सज संवर के घर से निकला करोगी तो लोग तो तुम्हें देखेंगे। मैं तो इज्जत से तुमसे रिश्ता करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने ही बार बार इनकार करके मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस तरह का कोई कदम उठाऊं। आज जब मैंने दोपहर में तुम्हें इस तरह अकेले घर से निकलते देखा तो मैं खुद तुम्हारे पीछे पीछे आने लगा। मुझे यकीन था कि कोई न कोई गली या कोना तो ऐसा होगा जहां हम अकेले होंगे और मैं तुमसे अपने दिल की बात कह दूंगा। लेकिन फिर मैंने देखा कि तुमने अचानक से ही रास्ता इख्तियार कर लिया और मैं दूसरी तरफ से घूमकर तुम्हारे सामने आ गया। तुम ही बताओ, जब तुम यूं कयामत बनकर घर से निकलोगी तो भला कोई मर्द कैसे खुद को तुमसे बचा पाएगा। आज मुझे अंदाजा हो रहा था कि मैं तैयार होने के नाम पर और फैशन के नाम पर जो कर रही थी वो दरअसल मेरी अपनी बर्बादी थी। मुझे हमेशा से ही तंग कपड़े पहनना पसंद था। मैं खुद को परफ्यूम की खुशबू में नहला कर रखती, बड़े बड़े झुमके मेरे कानों में झूल रहे होते और मेरी लटें हमेशा मेरे कांधों पर बिखरी रहती। मैं घर से तो अम्मा को दिखाने के लिए चादर लपेट कर निकलती, लेकिन गली के किनारे पर पहुँचते ही मैं चादर को एक तरफ डाल लेती और फिर सारे जमाने में बहुत फख्र से घूमती। मुझे अपनी खूबसूरती और अपनी गोरी रंगत पर बहुत नाज था। ये सोच मेरे दिल को खुशी देती थी कि मैं ना जाने कितने लड़कों के दिलों पर राज करती हूँ। लेकिन आज यही बात मेरी बदनसीबी बन चुकी थी और मैं भरी दोपहर में इस तरह अकेली सुनसान जगह पर एक गैर मर्द के चुंगल में फंस चुकी थी। मैं हर तरह से उसकी मिन्नत करके देख चुकी थी, लेकिन वो मुझे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। वो मेरे बहुत करीब बैठा मेरे चेहरे को देख रहा था और मुझे उस वक्त खुद अपने आप से घिन महसूस हो रही थी। मेरी शाल दूर ही कहीं गिर गई थी। गर्मी की शिद्दत से मेरे कपड़े मजीद मेरे वजूद से चिपकने लगे थे और आज मुझे अपने तंग कपड़ों से भी परेशानी हो रही थी, जिन्हें पहनकर घूमना कभी मैं अपने लिए एजाज समझती थी, लेकिन आज मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मैंने असद से कहा कि अभी मुझे छोड़ दो और घर जाने दो। तुम अपनी माँ को मेरे घर भेजो, मैं खुद तुमसे शादी के लिए रजामंदी दे दूंगी। लेकिन असद बड़ी डिटाई से कहने लगा कि अब शादी करने का क्या फायदा, तुम तो वैसे ही मेरे हाथ लग चुकी हो और इस जगह तो कोई आता भी नहीं है, तो मैं क्यों तुमसे शादी करूं? मैं तुम्हें यही इस्तेमाल करके क्यों ना फेंक दूं? अगर तुम किसी को मिल भी गई तो कोई यही समझेगा कि जिन्नात ने तुम पर हमला किया है। असद की बात सुनकर मैं कांप गई। उसके इरादे हरगिज भी ठीक नहीं थे। मुझे घर से निकले भी आधे घंटे से ज्यादा हो चुका था और यकीनन मेरी माँ अब मेरे लिए परेशान होगी। मैंने असद से कहा कि जो तुम कहोगे मैं मान लूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे मेरे घर जाने दो। असद ने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे घर रिश्ते के लिए लोग आए हुए हैं। मैंने खुद तुम्हारे घर उन लोगों को आते हुए देखा था और वो लोग रास्ते में तुम्हारे ही रिश्ते की बात कर रहे थे और तुम शायद उन्हीं लोगों के लिए सामान लेने निकली हो। मैंने असद से कहा कि मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। असद ने कहा कि उसे मेरी किसी बात पर भी एतबार नहीं है और मैं खुद को बचाने के लिए ऐसी बातें कर रही हूँ। अचानक ही असद ने अपना मोबाइल निकाला और मुझे अपने करीब खींचकर मेरे साथ जबरदस्ती तस्वीरें बनाने लगा। बिना शॉल के बिखरे बालों के साथ मैं कुछ अलग ही लग रही थी और वो मेरे करीब होकर तस्वीर खींच रहा था।
اس نے میرے ساتھ کئی ایسی تصاویر کھینچی جو قابل اعتراض تھی۔ اسد ایک لمبا چوڑا اور وجیح مرد تھا۔ اس کے آگے میری ایک نہ چلی اور وہ ایک کے بعد ایک تصویر لیتا چلا گیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد اس نے مجھے یہ کہہ کر وہاں سے آزادی دی کہ اب جب وہ اپنی ماں کو بھیجے گا تو رشتے کے لیے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، ورنہ وہ میری تصویریں سر عام بانٹ دے گا۔ میں گرتی پڑتی بغیر سودا لیے ہی گھر چلی آئی۔ سارا راستہ سنسان پڑا تھا اور کسی نے بھی میری ابتر حالت نہیں دیکھی تھی۔ گھر آتے ہی میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ امی میرے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی دروازہ بجا رہی تھی اور مجھ سے سودے کا پوچھ رہی تھی، لیکن میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں کمرے میں ایک کونے میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ مجھ پر گزرا ایک ایک لمحہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مجھے اب بھی اپنے آپ سے اسد کی بو آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یوں فیشن کے نام پر میں خود اپنے آپ پر اتنا بڑا ظلم کر رہی تھی۔ اب مجھے کسی بھی صورت میں اسد سے شادی کرنی ہی تھی، ورنہ وہ میری تصویریں سچ میں ہی اگر سارے جہاں میں پھیلا دیتا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی۔ لیکن مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اسد ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ اگر وہ اچھا انسان ہوتا تو یوں میری عزت کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش نہ کرتا۔ امی دروازہ بجا بجا کر جب تنگ آ گئی تھی تو انہوں نے بہت غصے میں مجھے باہر سے آوازیں دینا شروع کی۔ میں نے ڈر کے مارے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور امی کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ امی پریشانی سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، آخر تم سودا بھی نہیں لائی اور تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے امی کے گلے لگ کر ابھی صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میں شارٹ کٹ لینے کے لیے پرانی حویلیوں کی طرف چلی گئی تھی۔ اس سے آگے میں نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ امی نے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں کسی جن کو دیکھ کر واپس آئی ہوں۔ وہ خود ہی مجھے ڈانٹنے لگی کہ وہ راستہ لینے کی کیا ضرورت تھی۔ دیکھو تو صحیح ڈر کے مارے تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے، آئندہ اس طرف سے بالکل بھی نہ جانا۔ امی مجھے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی اور امی کی بات سن کر میں نے بھی سچ کو چھپا لیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں امی کو اسد کے بارے میں بتاتی اور ساتھ میں یہ بھی بتاتی کہ وہ مجھے چھت پر دیکھ دیکھ کر میرا عاشق ہوا ہے۔ امی تو پہلے ہی میرے سج سنور کے چھت پر جانے کے خلاف تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایک آدھ دن میں اسد ضرور اپنی امی کو میری طرف رشتے کے لیے بھیجے گا، اور یہی سوچ سوچ کر مجھے خوف آ رہا تھا۔ جب دیر رات گئے ابو دفتر سے واپس لوٹے تو ہم سب مل کر کھانا کھانے بیٹھے۔ امی نے ابو کو میرا حویلی والا قصہ بتایا۔ اسی وقت اچانک سے ابو نے ایک ایسی خبر سنائی کہ جسے سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا حویلی والا قصہ سن کر ابو کو یاد آیا کہ بلقیس آپا کا بیٹا اسد بھی آج حویلی والی طرف ایک حادثے کا شکار ہو کر انتقال کر گیا ہے۔ اسد اسی طرف سے کہیں جا رہا تھا کہ جب اچانک ہی ایک بڑے ٹرک نے اسے اپنے نیچے کچل ڈالا اور اسد وہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا موبائل بھی ٹرک کے نیچے آ کر چور چور ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے کوئی اس کے گھر والوں کو موقع پر اطلاع بھی نہیں کر سکا۔ شام کے بعد اس کے گھر والوں کو اس حادثے کا پتہ چلا۔ امی حیرت سے ابو سے پوچھنے لگی کہ یہ وہی اسد ہے نا کہ جس کا رشتہ بار بار اپنی فائزہ کے لیے آتا رہا ہے؟ ابو نے سر ہلا کر امی کی بات کی تصدیق کی تو میں دہل کر رہ گئی۔ وہ جو میری زندگی برباد کرنا چاہتا تھا اس کی تو اپنی زندگی ہی لمحوں میں ختم ہو گئی تھی۔ انسان کو اپنے آنے والے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے۔ اسد نے بھی میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، لیکن اس کے آنے والے وقت کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں تھا کہ وہ خود اتنی اذیت ناک موت کا شکار ہونے والا ہے۔ میرے حلق سے ایک نوالہ بھی نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پیچھے سے امی کی آواز آ رہی تھی کہ اسے کسی سے دم کروانے کی ضرورت ہے، یہ حویلی کی طرف جنات کی وجہ سے ڈر گئی ہے اور شاید اسی لیے کھانا بھی نہیں کھا رہی ہے۔ میں امی کو کیا بتاتی کہ میں تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر آ رہی تھی اور میں اپنے آپ سے ہی خوف زدہ ہو چکی تھی۔ میں نے کمرے میں آتے ہی اپنے سارے تنگ لباس اٹھا کر کاٹنے شروع کر دیے تھے۔ مجھے ان کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی جو کہ آج مجھے پتا چلا تھا کہ میں ان کو پہننے کے باوجود بھی بالکل برہنہ تھی۔ غیر مردوں کی نظریں مجھ پر جس طرح جمی ہوتی تھی، پہلے وہ میرے لیے قابل فخر بات تھی، لیکن آج مجھے اسی بات پر شرمندگی ہو رہی تھی۔
نہ جانے میری کون سی نیکی میرے کام آ گئی تھی کہ اسد کا موبائل بھی اس حادثے میں چور چور ہو گیا تھا، ورنہ میری عزت تار تار ہو جاتی اور میرے ماں باپ بھی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ بہت عرصے سے میں نے چھت پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ میری بہن اکثر ہی مجھے چھیڑا کرتی تھی کہ باجی آپ تو بہت بہادر بنتی تھی، لیکن اتنی ڈرپوک نکلی کہ ایک جن کے دیکھنے کے بعد ہی آپ نے چھت پر جانا اور سجنا سنورنا چھوڑ دیا ہے۔ میں دل میں یہ سوچ کر رہ جاتی کہ جن تو میں نے واقعی ہی دیکھا تھا، لیکن اس کا تعلق ہم انسانوں کی نسل سے ہی تھا، اور میں ڈر بھی ضرور گئی تھی لیکن اپنے آپ سے۔ اسد کے جملے اب بھی کبھی کبھار میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ اس حادثے کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ اب میں ایک پردے دار لڑکی بن گئی تھی جو کسی بھی نامحرم کے سامنے اپنے وجود کو چھپا کر رکھتی تھی۔